मीना से आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय पीपलकोट। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वो हमारे बीए प्रथम वर्ष के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक होगा और उस टॉपिक का नाम है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं और उसके चयन की समस्याएं। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति हो या किसी देश के संदर्भ में बात करें, किसी इकोनॉमी के संदर्भ में बात करें, कि सबके सामने कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है, उनको फेस करना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं समस्याओं के संदर्भ में जब हम देखते हैं कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था का प्रमुख कार्य 7 आर्थिक प्रश्नों का हल निकालना होता है और वो 7 आर्थिक प्रश्न प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सैमुअलसन व नॉर्डहाउस ने इन 7 प्रश्नों में के प्रथम 3 जो प्रश्न थे उनको बहुत ही महत्वपूर्ण माना और वो 3 प्रश्नों के बारे में अगर हम चर्चा करें पहले कि व्हाट, हाउ और फॉर whom, अर्थात क्या, कैसे और किसके लिए से संबंधित किया, इनका हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। अभी रिचर्ड सी लिप्से जो कि एक फेमस अर्थशास्त्री हुए हैं, इनके अलावा उन्होंने 4 अन्य आर्थिक प्रश्नों का भी उल्लेख किया। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, जो केंद्रीय समस्याएं हैं, उनको हम 7 प्रश्नों के द्वारा निर्धारित करने की कोशिश करेंगे और उनमें किस तरह से उनके चयन या सिलेक्शन की समस्या है उनको भी हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे जो पहली जो मुख्य समस्या हम लेते हैं कि वाट का मतलब कि क्या उत्पादन किया जाए। तो पहली समस्या को अगर हम विस्तार से देखें कि किन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। किसी भी इकोनॉमी के सामने सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या जो आती है कि क्या उत्पन्न किया जाए, किन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। सैमुअलसन नॉर्डहाउस ने इसको लेकर बहुत ही फोकस किया। हम जानते हैं कि सर्वप्रथम हमें ये निर्णय करना होता है कि उत्पादन संभावना वक्र के विभिन्न बिंदुओं में से किस बिंदु का चुनाव किया जाए, क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने का अर्थ है कि एक वस्तु की अधिक मात्रा लेकर दूसरी वस्तु की कम मात्रा लेना। अतः प्रमुखतः ये आवंटन की समस्या मानी जाती है। इस समस्या का हल कीमत सिद्धांत के अंतर्गत निकाला जाता है। जिन वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं उनका उत्पादन अधिक मात्रा में होता है और जिन वस्तु की कीमतें घटती हैं उनका उत्पादन एक उत्पादक के द्वारा कम मात्रा में किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में जो सबसे और पहली बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किन सेवा का उत्पादन किया जाए, यह निर्धारण करना बहुत ही कठिन कार्य है और कितना किया जाए, कित मात्रा में किया जाए, ये सबसे पहली समस्या किसी भी इकोनॉमी के सामने उत्पन्न होती है। जब किसी भी अर्थव्यवस्था में यह समस्या का सॉल्यूशन हो जाता है कि क्या उत्पादन किया जाए, कि वस्तु सेवा का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, तो अगली जो सेंट्रल प्रॉब्लम, जो केंद्रीय समस्या निकल कर आती है, वो महत्वपूर्ण जो समस्या है कि हाउ, यानी कैसे उत्पादन किया जाए। यानी हमने जो निर्धारित कर लिया कि किन वस्तु सेवाओं का उत्पादन कितनी मात्रा में करना है, तो दूसरी समस्या जो महत्वपूर्ण निकल कर आती है कि वो कैसे किया जाए, अर्थात वस्तुओं का उत्पादन किन विधियों द्वारा किया जाए। हम जानते हैं कि ये महत्वपूर्ण समस्या है किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं में। हम जानते हैं कि एक वस्तु का उत्पादन विभिन्न विधियों द्वारा किया जा सकता है। उन विधियों में या तो श्रम गहन तकनीक हो सकती है या पूंजी गहन तकनीक हो सकती है। तो श्रम गहन तकनीक और पूंजी गहन तकनीक हम दोनों के बारे में अगर देखें, अगर किसी अर्थव्यवस्था में श्रम अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो हम जानते हैं कि वहाँ पर श्रम सस्ता होगा, अर्थात तो वहाँ पर हम श्रम तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो
पूंजी तकनीक है, पूंजी गहन तकनीक है, वो बहुत ही कॉस्टली और महंगी होगी। अर्थात जिन देशों में विशेष रूप से हम देखते हैं कि विकासशील या अल्पविकसित देश, वहाँ पर ज़्यादातर श्रम गहन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर लेबर फोर्स बहुत अधिक संख्या में उपलब्ध होती है और विकसित देशों की तुलना में वहाँ पर एक जो लेबर है वो सस्ती रेट में भी उपलब्ध हो जाता है। दूसरी हम देखते हैं कि पूंजी गहन तकनीक का प्रयोग प्रमुखतः उन देशों में किया जाता है जहाँ पर टेक्निक्स यानी जो कैपिटल बहुत ज़्यादा है और तकनीक उनके पास उपलब्ध है, क्योंकि वहाँ पर श्रम की मात्रा कम उपलब्ध है, इसलिए कम से कम श्रम का यूज करके अधिकतम तकनीक का प्रयोग करके अपनी लागत को कम करने का प्रयास इस तकनीक में किया जाता है। जबकि हमने देखा था कि जो श्रम गहन तकनीक है वहाँ पर उन देशों में उनका प्रयोग किया जाता है जहाँ पर लेबर फोर्स ज़्यादा होता है, और पूंजी गहन तकनीक का प्रयोग उन देशों में किया जाता है जहाँ पर पूंजी और तकनीक का उपलब्धता ज़्यादा होती है। तो दोनों ही तकनीकें देश की काल परिस्थिति समय पर निर्भर करती है। अल्प विकसित और जो विकासशील देश हैं वो ज़्यादातर श्रम गहन तकनीक का प्रयोग करते हैं, जबकि जो विकसित देश हैं चाहे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, वो ज़्यादातर पूंजी गहन तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा ये दूसरी महत्वपूर्ण समस्या किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कि कैसे उत्पादन किया जाए। पहली समस्या के अंतर्गत हमने देखा कि क्या उत्पादन किया जाए, किन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या में हमने देखा कि ये निर्धारण करने के बाद कि उसको उत्पादित करना कैसे है, यानी हाउ। तीसरी जो महत्वपूर्ण समस्या है फॉर हुम, कि किसके लिए उत्पादन करना है, इसका निर्धारण भी हर अर्थव्यवस्था की एक सेंट्रल प्रॉब्लम के अंतर्गत आता है। तो तीसरी आर्थिक समस्या यह है कि वस्तुओं का वितरण फॉर हुम, यानी समाज में वितरण कैसे किया जाए, किनके लिए किया जाए। तीसरी आर्थिक समस्या को राष्ट्रीय उत्पत्ति का समाज के सदस्यों के वितरण कैसे किया जाए, यह निर्धारण करना हर इकोनॉमी, हर सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कोई आसान कार्य नहीं है कि हर देश और हर इकोनॉमी को इस समस्या को फेस करना पड़ता है कि जो उत्पादन वस्तु सेवा का हुआ, जिन तकनीक से हुआ, उनका वितरण किसी भी सोसाइटी, किसी भी समाज में किस प्रकार से किया जाए। ये बहुत ही हर अर्थव्यवस्था के लिए एक समस्या, केंद्रीय समस्या के रूप में इसको देखा जाता है। हम जानते हैं कि पूरे विश्व के संदर्भ में अगर देखें, कुछ देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रचलन में, कहीं साम्यवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रचलन में थी। तो वस्तु सेवाओं का वितरण कैसे समाज के अंतर्गत होगा, इस चीज़ के लिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जिनको हम स्वतंत्र इकोनॉमी, लेसेस फेयर की नीति एडम स्मिथ के अनुसार हम देखते हैं, तो सरकार उनमें हस्तक्षेप करती है केवल उस रूप में कि सरकार न्यूनतम मजदूरी कानून बनाकर, सामाजिक सुरक्षा का कानून बनाकर, इनकम टैक्स यानी आयकर आदि उपभोग करके आय के वितरण को प्रभावित करने की कोशिश करती है, जिससे अधिकतम लोगों का कल्याण हो सके। तो अभी तक हमने जो सैमुअलसन और नॉर्डहाउस की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी, 3 महत्वपूर्ण समस्याओं का अध्ययन किया। पहली समस्या को मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा कि क्या उत्पादन किया जाए, वाट, यानी कि किन वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाए, किस मात्रा में किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या किसी भी इकोनॉमी के लिए थी हाउ, यानी किस तकनीक का प्रयोग करके उन वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाए। इसके अंतर्गत हमने देखा कि श्रम गहन तकनीक या पूंजी गहन, उनका यूज कहाँ होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए पढ़े या देखा, वो थी फॉर हुम, कि किसके लिए उत्पादन या सेवाओं का उत्पादन किया जाए, अर्थात समाज में उन सेवाओं का वितरण किस प्रकार से हो। उसके लिए अगर साम्यवादी देश है तो वहाँ पर किस तरह का सिस्टम होगा, और जो पूंजीवादी देश है तो वहाँ पर किस तरह का सिस्टम होगा, इसके बारे में हमने पढ़ा। चौथी जो आर्थिक समस्याओं में हम लेते हैं, जिनका हमने आगे देखा था कि कुल 7 आर्थिक समस्याएं हैं कि साधनों का उपयोग, उत्पादन और वितरण कितनी कार्यकुशलता से होता है, या हम साधनों के उत्पादन, उनका उपयोग और उनके वितरण की एफिशिएंसी का पैरामीटर कितना होता है। इस समस्या भी हर इकोनॉमी के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या है। कार्यकुशलता से तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था में साधनों का उपयोग लोगों की आवश्यकताएं और इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार करें कि एक वस्तु के उत्पादन घटाए बिना दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं हो सके।
तो इस समस्या का भी समाधान हर इकोनॉमी को करना होता है। इस प्रकार वस्तुओं का वितरण तब कार्यकुशल माना जाएगा जब वस्तुओं के पुनः वितरण द्वारा कम से कम एक व्यक्ति को लाभ अवश्य मिल सके, बशर्ते किसी अन्य व्यक्ति को उसमें हानि नहीं हो। यानी बिना किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाए किसी व्यक्ति को अगर हम लाभ दे सकते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में अधिक कार्यकुशलता से कार्य हो रहा है। हम अगली समस्या की अगर वो देखें, यहाँ पर अभी तक हम 4 समस्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि क्या साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है। हम देखते हैं हर देश की इकोनॉमी में बहुत सारे साधन अप्रयुक्त मात्रा में पड़े रहते हैं। हम देखते हैं अल्प विकसित और विकासशील देश जहाँ होते हैं वहाँ उनके पास पूंजी की कमी होती है, तकनीक की कमी होती है, और पूंजी और तकनीक की कमी के कारण वो अपने साधनों का अनुकूलतम ऑप्टिमम यूज नहीं कर सकते। तो ये एक इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। तो हर कंट्री को, हर इकोनॉमी को एक केंद्रीय समस्या के रूप में इस समस्या का भी निर्धारण करना होता है कि साधनों का उपयोग कितनी क्षमता के साथ हो रहा है, क्या उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है या वो कुछ अप्रयुक्त पड़े हुए हैं। विकसित और विकासशील देशों में कुछ सीमा तक साधन बेकार पाए जाते हैं। विकसित देशों में माल की मांग कम हो जाने के कारण कारखाने तो बने होते हैं, लेकिन कुछ साधन अल्प समय के बाद बेकार पड़े रहते हैं, मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं, साधनों की, वस्तुओं की मांग नहीं होती। तो इस समस्या को कि सभी जो साधन है उनका पूर्ण क्षमता से उपयोग नहीं हो पाता। विकासशील देशों में हम देखते हैं कि सहायक साधनों के अभाव में मजदूर बेकार रहते हैं, उनके पास कैपिटल, तकनीक नहीं होती, इसलिए अधिकतर बेकार रहते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हर अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय समस्या के रूप में कि क्या साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, इसका निर्धारण करना, उनका सॉल्यूशन करना बहुत ही जरूरी होता है। अगली केंद्रीय समस्या के रूप में हम देखना चाहेंगे कि क्या मुद्रा व बचत की क्रय शक्ति स्थिर है अथवा उनमें मुद्रास्फीति के कारण गिरावट आ रही है। हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक केंद्रीय समस्या बन चुकी है। हम इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति कहते किसे हैं, पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे। मुद्रास्फीति का सीधा सा तात्पर्य ये मान सकते हैं कि जहाँ पर वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं लेकिन मुद्रा की जो कीमत है वो कम होती है। अर्थात हम जितने पैसे, जितने रुपए देकर पहले जितनी वस्तु खरीद सकते थे, अब उसके चूँकि वस्तु महंगी हो गई है और मुद्रा की कीमत कम हो गई है, इसलिए उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। इस समस्या का हर अर्थव्यवस्था को एक केंद्रीय समस्या के रूप में इसका सॉल्यूशन ढूंढना होता है। इसको लेकर हम देख सकते हैं कि हमारे देश में भी 1991 जब उदारीकरण की नीति को एडॉप्ट किया गया था, हमारे देश में भी लगभग 17% तक मुद्रास्फीति की दर हो गई थी। मुद्रास्फीति में बहुत ही एक देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगता है। अतः मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए हर देश को इस समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए अपनी मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीतियों के माध्यम से इसका समाधान ढूंढना होता है। जैसे हमारा देश का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मौद्रिक स्फीति को कंट्रोल करने के लिए अपनी तिमाही मौद्रिक नीति जारी करता है और देखता है कि देश में मुद्रा का प्रचलन किस गति से बढ़ रहा है। अगर मुद्रास्फीति की स्थिति ज़्यादा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए विभिन्न तरह के उपाय अपनाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। उन उपायों के अंतर्गत हम एक अलग टॉपिक में डिटेल से देखेंगे, चाहे वो बैंक दर की बात करें, चाहे रेपो दर की बात करें, चाहे रिवर्स रेपो दर की बात करें, चाहे खुले बाजार की क्रिया की बात करें। हर देश अपने हिसाब से उनकी केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वहाँ की सरकारें भी दूसरा जो उपाय के रूप में राजकोषीय जो उपाय है उसको कोशिश करते हैं कि इस तरह से कि हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं मुद्रास्फीति। अन्य समस्या के रूप में हम देख सकते हैं जो लास्ट हम समस्या इसके अंतर्गत देख सकते हैं, क्या अर्थव्यवस्था साधनों की उत्पादन की क्षमता बढ़ रही है या घट रही है। तो इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जो लास्ट हमारे केंद्रीय समस्या है
कि क्या अर्थव्यवस्था में साधनों की उत्पादन क्षमता बढ़ रही है। क्योंकि हम देखते हैं यदि किसी अर्थव्यवस्था में साधनों की उत्पादन क्षमता तेज़ी से बढ़ती है तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी उच्च गति से बढ़ता है। इसके विपरीत अगर उस देश के साधनों की उत्पादन क्षमता घटती है तो वहाँ का जीवन स्तर भी निम्न गति से बढ़ता है। अर्थात साधनों की उत्पादन क्षमता का किसी भी अर्थव्यवस्था पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और ये एक केंद्रीय समस्या के रूप में हर देश की एक समस्या है। अतः इसका सॉल्यूशन भी एक इकोनॉमी को करना होता है। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि विश्व में किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो स्वतंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था हो, सभी को इन सातों प्रश्नों का सॉल्यूशन ढूंढना होता है, जिनके अंतर्गत जो हमने प्रारंभ में 3 समस्याएं देखी। वाट क्या उत्पादन किया जाए, किस मात्रा में वस्तु सेवा का उत्पादन किया जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या थी। फिर हमने देखा कि ये डिसाइड होने के बाद कि कैसे किस विधि या तकनीक का प्रयोग करके वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाए, ये भी एक बहुत ही केंद्रीय प्रॉब्लम है सभी इकोनॉमिक्स के लिए। और फिर ये निर्धारण करने के बाद कि किन के लिए उत्पादन किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी केंद्रीय समस्या है सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए। इनका समाधान ढूंढना, चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, हमारे देश के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं कि इन्हीं समस्याओं का सभी देशों को सामना करना पड़ता है। तो हम आज ये समझ पाएँ कि किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, उनके निराकरण क्या हो सकते हैं। अगले टॉपिक के अंतर्गत जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो हम दूसरी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे।